नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है प्रॉब्लम ओरिएंटेड मेडिकल रिकॉर्ड। मैंने सोचा कि इस टॉपिक को हम डायरेक्ट बुक से ही कराएं। और अभी आपके पास टाइम है और मैं कोई भी एम्स का एग्ज़ाम है या DSSB है, कोई भी फिज़ियोथेरेपी का एग्ज़ाम है, आप ना एक बुक अगर आपके पास है सुलेवान बुक, तो उस सुलेवान बुक को अच्छे से पढ़ लो। बहुत सारे क्वेश्चन आपके ना सुलेवान बुक से ही आते हैं और मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे कैसे क्वेश्चंस बनते हैं। और एम्स में तो हमेशा सुलेवान बुक एग्ज़ामिनर प्रेफर करता है। तो सुलेवान बुक को इस तरीके से पढ़ो। मैं चाहती हूँ कि आप एग्ज़ाम के पर्पज़ से ना पढ़ के आप उसको ना एज ए क्लिनिकल पढ़ो। क्लिनिकल से पढ़ोगे ना तो अपने आप ही, क्योंकि एग्ज़ाम के लिए तैयारी करने के लिए कोई भी बुक पढ़ी जाती है तो आप उसको ब्रीफली टॉपिक्स नहीं पढ़ते हैं, पर क्लिनिकल के लिए आप बिल्कुल फ्री माइंड से आप टॉपिक्स को कवर करेंगे। तो मैं चाहती हूँ कि आप सुलेवान बुक पढ़ें। आज का टॉपिक है हमारा प्रॉब्लम ओरिएंटेड मेडिकल रिकॉर्ड। ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है और हमेशा एक क्वेश्चन ज़रूर बनता है और हमेशा जो कैंडिडेट हैं वो इन क्वेश्चंस को ना गलत ही करके आते हैं। तो आज देख लेते हैं कि इस टॉपिक में किस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं और क्या है इसमें। तो इसमें दिया गया प्रॉब्लम। पहले तो सबसे पहले क्या याद करोगे, POMR। शॉर्ट फॉर्म भी आ जाएगी कि POMR का मतलब क्या है। तो POMR का मीन्स है प्रॉब्लम ओरिएंटेड मेडिकल रिकॉर्ड। पहला क्वेश्चन तो ये बनता है आपका। ओरिजिनली डेवलप बाय, किसने डेवलप किया था, किसके द्वारा डेवलप हुआ ये, वीड एंड जिमी। सेकंड क्वेश्चन ये बन जाता है आपका, हैज़ बीन अडोप्टेड बाय मैनी इंस्टीट्यूशन। द पेशेंट ट्रीटमेंट प्रोसेस इज डिवाइडेड इनटू 4 फेजेस। तो जो पेशेंट का ट्रीटमेंट होता है इसमें क्या होता है, इस टॉपिक में क्या है कि रिकॉर्ड रखना पेशेंट का। ठीक है, पेशेंट की हॉस्पिटल में एंट्री होती है, वो पर्ची बनवाता है, पर्ची बनवाने के बाद डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर उसको ऑब्जेक्टिवली टेस्ट वगैरह लिख के देता है, फिर वो देखता है, उसको एनालाइज करता है और फिर ट्रीटमेंट का प्रोग्नोसिस और रिग्रेशन दोनों ही चेक करता है। तो ये जो सारा फेज़ है इसको बोलते हैं प्रॉब्लम ओरिएंटेड मेडिकल रिकॉर्ड। तो ये 4 फेजेस में डिवाइड होता है। थर्ड क्वेश्चन ये बन जाता है कि जो प्रॉब्लम ओरिएंटेड मेडिकल रिकॉर्ड है उसके कितने फेज़ हैं। तो ये कितने फेज़ हैं, 4 फेज़ में डिवाइडेड है। फेज़ फर्स्ट, फेज़ सेकंड, फेज़ थर्ड, फेज़ फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो फेज़ फर्स्ट है द फॉर्मेशन ऑफ डेटाबेस इंक्लूडिंग हिस्ट्री। पहले फेज़ में क्या है, हिस्ट्री है और फिजिकल एग्जामिनेशन है। फिजिकल एग्जामिनेशन, लेबोरेटरी एंड अदर टेस्ट रिजल्ट्स। ठीक है, फर्स्ट फेज़ में तो ये आ जाता है। फेज़ सेकंड में आएगा आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्पेसिफिक प्रॉब्लम। तो डॉक्टर क्या करेगा, एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम को चेक करेगा। ठीक है, इसमें डॉक्टर है, थेरेपिस्ट हैं, जो भी हैं, ठीक है, वो अपने आप मान लेना डॉक्टर हैं, थेरेपिस्ट हैं। आइडेंटिफिकेशन ऑफ ए स्पेसिफिक प्रॉब्लम लिस्ट फ्रॉम द identification of a specific problem list from the interpretation of the database including specific impairment of functions। फिजिकल चेक करेगा, साइकोलॉजिकल करेगा, सोशल करेगा और वोकेशनल करेगा। रिजल्टिंग फ्रॉम द डिजीज प्रोसेस और फ्रॉम सेकेंडरी इम्पेयरमेंट। फेज सेकंड में क्या क्या होगा, फिजिकल चेक करेगा, साइकोलॉजिकल, सोशल एंड वोकेशनल। फेज थर्ड में होगा आइडेंटिफिकेशन ऑफ ए फेज स्पेसिफिक POC डेट इंक्लूड इंटरवेंशन फॉर ईच ऑफ द प्रॉब्लम डिस्क्राइब इवेल्युएशन एंड प्रोग्रेस नोट्स आर इंक्लूड फॉर ईच प्रॉब्लम। तो यहाँ पे वो क्या करेगा, थेरेपिस्ट इवेलुएट करेगा और प्रोग्रेस नोट्स बनाएगा उस हर एक प्रॉब्लम का। फेज फोर्थ है
नेक्स्ट करते हैं फेज़ 4। यहाँ पे जो POC है, ये POC पेशेंट आउटकम डेट इंक्लूड इंटरवेंशन फॉर ईच ऑफ द प्रॉब्लम डिस्क्राइब इवेल्युएशन एंड प्रोग्रेस नोट्स आर इंक्लूडेड फॉर ईच प्रॉब्लम। तो POC की फुल फॉर्म क्या है? पेशेंट आउटकम। फेज़ 4 डिटर्मिनेशन ऑफ द इफेक्टिवनेस ऑफ POC एंड सब्सिक्वेंट चेंजेस एज ए रिजल्ट ऑफ पेशेंट प्रोग्रेस। अब करते हैं POMR। 10 highlights the relationship of the database to the POC and allow the specific patient problem to become the central focus of planning। ठीक है। Computerization of the POMR is available to store vast amount of data and relate the formation to a range of possible diagnosis and available management option। तो इसमें इसका सीधा सा है, हम ये तो इसमें टॉपिक में क्या है कि जो पेशेंट है, पेशेंट जब एक थेरेपिस्ट के पास आता है या किसी डॉक्टर के पास जाता है, तो पेशेंट का जो हम रिकॉर्ड रखते हैं कि पेशेंट किस दिन आया, कब आया, उसका नाम क्या है, उसका एड्रेस क्या है, ये जो सब्जेक्टिव असेसमेंट है, ऑब्जेक्टिव असेसमेंट है, ऑब्जर्वेशन असेसमेंट है और प्रोग्नोसिस है, वो सारा जो हम डाटा इकट्ठा करते हैं वही जो हम पेशेंट का डॉक्यूमेंटेशन बनाते हैं उसके बारे में इस टॉपिक में दिया गया है। और वेरी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, एक क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में आता है, एम्स में तो ज़रूर आता है और DSSB में आए या ना आए, पर एम्स में हमेशा एक क्वेश्चन आता है और आए भी हुए हैं, इसलिए मैं आपको ये टॉपिक करा रही हूँ। और आप अपने आज ये वीडियोस देख के बुक सुलेमान बुक जिसके पास है वो सुलेमान बुक उठा के अपने इस टॉपिक को कवर करे, जिसके पास बुक नहीं है वो ऑनलाइन डाले और ऑनलाइन उसको रीड करे, अच्छे से अपने नोट्स बना ले। अब करते हैं डॉक्यूमेंटेशन यूजिंग सॉफ्ट फॉर्मेट। ठीक है। अब 3 क्वेश्चन तो हमारे यहाँ पे हमने बना दिए थे कि 4 फेज़ होते हैं। अब 4th क्वेश्चन यहाँ पे बनता है कि सॉफ्ट फॉर्मेट जो है इसकी फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, तो आपको इसकी फुल फॉर्म बतानी है। सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, असेसमेंट एंड प्रोग्नोसिस, ये इसकी फुल फॉर्म है। आप लिख लेना, अपने नोट्स बना लेना। जिसके पास बुक नहीं है वो साथ के साथ इस बुक से ही नोट्स बना लो बेसिक से। प्रोग्रेस नोट्स आर रिटन इन द सब्जेक्टिव, देखिए सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, असेसमेंट एंड प्लान फॉर्मेट। अब आपको ऑप्शंस में मिलेगा सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, असेसमेंट, प्रोग्नोसिस। सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, असेसमेंट, प्लान, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, असेसमेंट, प्रोग्रेस। ठीक है, तो इस तरीके से ऑप्शन बना के और आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करेंगे, पर आपको ये देखना है कि सब्जेक्टिव हिस्ट्री लेते हैं, ऑब्जेक्टिव हिस्ट्री लेते हैं, फिर हम असेसमेंट पेशेंट को चेक करते हैं और फिर हम उसका क्या करते हैं, ट्रीटमेंट प्लान बनाते हैं। अब कर लेते हैं सब्जेक्टिव फाइंडिंग्स में क्या क्या होगा। सब्जेक्टिव फाइंडिंग्स में सब्जेक्टिव फाइंडिंग आर व्हाट द पेशेंट एंड हिज और हर फैमिली टेल द थेरेपिस्ट अबाउट द करंट कंडीशन, चीफ कंप्लेन, functional status, activity level and social history, living environment, social health habits, family health history, employment status। ठीक है, तो फर्स्ट में सब्जेक्टिव में क्या होगा, सब्जेक्टिव में डेट होगी, पेशेंट का नेम होगा, फैमिली हिस्ट्री होगी, उसकी करंट जो सिचुएशन है, कंडीशन है, पेशेंट क्या करेगा। पेशेंट ये तो नहीं बताएगा कि सर मेरे को निमोनिया है या सर मेरे को अर्थराइटिस है। वैसे तो आजकल पेशेंट आते ही थेरेपिस्ट को बोलते हैं कि मुझे अर्थराइटिस है या मेरे को सर्वाइकल हो रखा है। चलो कोई बात नहीं, पेशेंट का क्लिनिकल और थ्योरी में काफ़ी डिफरेंस होता है। तो पेशेंट का फिर भी हम पेशेंट की सुन के हम पेशेंट को चेक करते हैं, असेसमेंट करते हैं और असेसमेंट के बाद ही हम उसको ट्रीटमेंट करते हैं। तो फर्स्ट सब्जेक्टिव में क्या क्या आएगा, पेशेंट की फैमिली हिस्ट्री आएगी पूरी, उसमें डेट, नेम, ऑक्यूपेशन, चीफ कंप्लेन, एड्रेस,
फंक्शनल स्टेटस, एक्टिविटी लेवल, सोशल हिस्ट्री, लिविंग इन्वायरमेंट, हेल्थ हैबिट्स, फैमिली हिस्ट्री, फैमिली हेल्थ हिस्ट्री। फैमिली हेल्थ हिस्ट्री का मीन्स क्या है कि जब हम पेशेंट को पूछते हैं कि क्या आपके घर में किसी और को भी है या कभी और किसी दादा नानी किसी को हुआ हो, तो उसकी फैमिली हिस्ट्री से हम पूछते हैं। या एम्प्लॉयमेंट स्टेटस, क्योंकि बहुत सारी बीमारियां ऐसी होती हैं जो पेशेंट को एम्प्लॉयमेंट से, उसके काम से ही होती हैं। जैसे कि जो स्टैंडिंग में होते हैं, ज़्यादा देर तक खड़े रहते हैं, तो उनकी नीज़ में पेन ज़्यादा होता है, एंकल्स पेन ज़्यादा करते हैं, ठीक है। जैसे कि टीचर्स हो गए, टीचर्स ज़्यादा टाइम खड़े रहते हैं तो उनको पैरों में पेन आने लग जाता है, वेरिकोज वेन्स आने लग जाती है। तो जो एम्प्लॉयमेंट है वो भी वेरी करता है डिजीज़ की फाइंडिंग्स में, हेल्प बहुत करता है। द पेशेंट गोल्स एंड प्रायर रिस्पॉन्स टू ट्रीटमेंट, इंटरवेंशन आर आल्सो इंक्लूडेड। अब पता है आपने सब्जेक्टिव का देख लिया है कि सब्जेक्टिव में क्या क्या है। अब करेंगे क्वेश्चनिंग द पेशेंट डायरेक्टली यूजिंग डायरेक्ट कोट्स में बी द मोस्ट मीनिंगफुल वे टू कन्वे सम इंफॉर्मेशन। आई डोंट नीड PT थेरेपिस्ट, देयर नथिंग रॉन्ग विद मी। इसमें क्या है, एग्जाम्पल दिया है इन्होंने कि क्वेश्चंस पेशेंट डायरेक्टली यही करते हैं कि मोस्ट मीनिंगफुल वे टू कन्वे सम इंफॉर्मेशन, एग्जाम्पल आई डोंट नीड थेरेपिस्ट, देयर नथिंग रॉन्ग विद मी। मेडिकल इंफॉर्मेशन ऑब्टेन फ्रॉम द पेशेंट चार्ट कैन आल्सो बी इंक्लूडेड अंडर असेसमेंट बिकॉज द थेरेपिस्ट हैज़ नॉट डायरेक्टली ऑब्जर्व दीज फाइंडिंग्स। अब इसमें ये बताया गया है कि जो मेडिकल इंफॉर्मेशन है, मेडिकल इंफॉर्मेशन ऑब्टेन फ्रॉम द पेशेंट चार्ट कैन आल्सो बी इंक्लूडेड अंडर असेसमेंट बिकॉज द थेरेपिस्ट हैज़ नॉट डायरेक्टली ऑब्जर्व दीज फाइंडिंग्स। क्योंकि थेरेपिस्ट के बाद तो पेशेंट क्या है, लास्ट में जाता है, ठीक है। काफ़ी सारे जो हॉस्पिटल्स हैं क्लिनिकल में हैं, तो जो पेशेंट्स जान गए हैं कि इसका इलाज थेरेपिस्ट ही कर सकते हैं तो वो डायरेक्टली आ जाते हैं। वरना पेशेंट क्या करता है, पहले डॉक्टर के पास जाता है, फिर चेकअप करवाता है, फिर असेसमेंट करवाता है, करवाने के बाद फिर अगर उसे नीड होती है थेरेपिस्ट की तो वो थेरेपिस्ट के पास आता है, और अगर नहीं होती है तो वो अपनी मेडिकल जो ट्रीटमेंट प्लान डॉक्टर बनाता है उससे वो ठीक हो जाता है। अब करते हैं सेकंड, ऑब्जेक्टिव फाइंडिंग्स। ऑब्जेक्टिव फाइंडिंग्स में ये आपने नोट्स बना लो, ये मत सोचना कि मैम करवा रही हैं, टाइम पास कर रही हैं, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं नहीं चाहती कि अगर मेरा एम्स क्लियर नहीं हुआ तो आपका ना होए। मैं चाहती हूँ कि मेरा एम्स, मैंने इतने एग्ज़ाम देने के बाद जो मैंने मिस्टेक्स की हैं, ठीक है, जिनकी वजह से मेरा नहीं क्लियर हुआ है, हालांकि मुझे एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा हो गया है एग्ज़ाम में कि किस टाइप के क्वेश्चंस अब आते हैं। क्योंकि जब कोई भी पर्सन 4-5 बार एग्ज़ाम दे देता है और वो भी अलग अलग डिपार्टमेंट के एग्ज़ाम दे देता है, तो उसे क्वेश्चंस की पता लग जाता है कि कौन से क्वेश्चन आते हैं, कौन से नहीं आते हैं। किसी का जीके कमज़ोर होता है, किसी का प्रैक्टिकल अच्छा होता है, किसी की बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। और एक्चुअल में पहले वैकेंसी बिल्कुल नहीं आती थी, जो कि अब आने लगी हैं। और होप सो कि आप तो बहुत अच्छे हो, लकी हो कि आपके टाइम पे ऑप्शंस हैं कि आपकी वैकेंसी आ रही हैं, तो आपको तैयारी में है ना कमी नहीं छोड़नी चाहिए। और लड़कियों को मैं खासकर बोलती हूँ कि शादी से पहले जितना वो लगन से पढ़ लें, अपना जॉब लग जाएं, या क्लिनिकल सेटअप, मैं ये नहीं कह रही कि आप बस एम्स में ही जाओ या किसी गवर्नमेंट जॉब पे ही जाओ, नहीं, अपना सेटअप लगाओ, अच्छा क्लिनिकल वर्क करो, मेहनत करो कि पेशेंट बहुत ज़्यादा से ज़्यादा देखो, नए से नए पेशेंट्स को डील करो, पर करो, अपना इंडिपेंडेंट बनो। शादी के बाद बच्चे हाथ में आ जाएंगे, ठीक है, परिवार हो जाएगा, फैमिली हो जाएगी, फिर आप ये पछताती रह जाओगी कि काश मैंने पढ़ाई क्यों नहीं की, ठीक है। तो ये एक्सपीरियंस ही बोल रहा है। तो आज से ही अगर कोई लड़की या लड़के की भी मैं बात बोल रही, लड़का और लड़की, क्योंकि फैमिली दोनों ही बनती हैं,
फिर बाद में लड़के भी बोलेंगे अरे मेरे को टाइम मिल जाता तो मैं ये कर लेता, वो कर लेता, फला कर लेता। इट्स बेटर कि अपने टाइम को वेस्ट ना करते हुए आप अपनी स्टडी को ना 1 दिन 2 दिन 3 दिन पढ़ के फिर छोड़ो मत। आप पढ़ाई को ना हैबिट बनाओ। जहाँ भी आपकी वर्क प्लेस है उस वर्क प्लेस पे अपने हाथ में एक टॉपिक रोज़ डेली का रखो, उसे डिस्कस करो, उसको पढ़ो। पढ़ाई कभी ख़राब नहीं जाएगी। अगर गवर्नमेंट जॉब नहीं मिली ना तो वो कहीं ना कहीं आपके काम आएगी। चलिए अब कर लेते हैं थोड़ा सा मोटिवेशन, तो मुझे देना ही पड़ता है टॉपिक के बीच में। ऑब्जेक्टिव फाइंडिंग में क्या होगा, थेरेपिस्ट क्या करेगा, ऑब्जर्व करेगा, ठीक है, टेस्ट करेगा और मेजर करेगा। कर लिया भैया आप लोगों ने। थेरेपिस्ट क्या कर, ऑब्जेक्टिव में करेगा, उसे देखेगा, ऑब्जर्व करेगा। जब पेशेंट चल कर आता है तो आधा तो पेशेंट को वहीं देख लिया जाता है कि जैसे ही पेशेंट एंट्री करता है उससे पता लग जाता है कि पेशेंट को देखने पे क्या पता लग जाता है कि फ्रैक्चर का पता लग जाता है या फिर गेट प्रॉब्लम्स पता लग जाते हैं। गेट का मीन्स है वॉकिंग। वॉक जैसे ही वो चल के आता है या तो उसके हाथ में वॉकर्स होंगे, केन होगी, पेशेंट लंगड़ा के चलेगा, मतलब कुछ अब नॉर्मलिटीज़ आपको दिखेंगी। और अगर वो नॉर्मल भी आ रहा है तो भी कम से कम एटलीस्ट आपको ये पता लग जाएगा कि उसको इस टाइप की कोई दिक्कत नहीं है। The information is typically organized by specific headings based on first body system, example musculoskeletal, neuromuscular, cardiopulmonary, integumentary. Second है types of specific test and measurement perform, बैलेंस टेस्ट हो गई, गेट टेस्ट हो गए, रेंज ऑफ मोशन टेस्ट हो गई, स्ट्रेंथ हो गई। थर्ड है एरिया ऑफ द बॉडी एंड फंक्शनल स्किल, एडीएल्स चेक कर लिए, अपर एक्सट्रीमिटीज़, लोअर एक्सट्रीमिटीज़, ट्रंक। ऑब्जेक्टिव इन्फॉर्मेशन मस्ट बी स्टेटेड इन मेजरेबल टर्म्स। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि आपको सब्जेक्टिव में आपको का क्वेश्चन ये बन सकता है कि जो पेशेंट की फैमिली हिस्ट्री है, पर्सनल हिस्ट्री है, हेल्थ हैबिट्स हैं, ये किस में असेस देखी जाती हैं, असेस की जाती हैं, इवेलुएट की जाती हैं। उसमें लिख देंगे सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, असेसमेंट, प्लान। इन चारों में से एक बताओ। तो आपको क्या उसमें से ढूंढना है कि सब्जेक्टिव हमारा इसका आंसर आएगा। अब ऑब्जेक्टिव में क्या दे सकता है क्वेश्चन में कि जो टेस्ट और मेजर्स हैं वो किस में किए जाते हैं, वो किए जाते हैं ऑब्जेक्टिव में। कितने टाइप्स के टेस्ट हो जाते हैं, बैलेंस टेस्ट, गेट टेस्ट, ये सारे नेम लिख देगा एग्जामिनर और लिख के फिर ये पूछेगा कि ये कौन सी फाइंडिंग्स में आते हैं। तो फिर ये आते हैं आपके ऑब्जेक्टिव फाइंडिंग में। अब करते हैं असेसमेंट। ये इस पे क्वेश्चन हमेशा बार बार आता है, एम्स में 2 बार आ चुका है असेसमेंट। असेसमेंट इंक्लूड प्रोफेशनल जजमेंट, ठीक है, क्या है, एक प्रोफेशनल जजमेंट अबाउट द सब्जेक्टिव एंड और ऑब्जेक्टिव फाइंडिंग्स। जो सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव हमने फाइंडिंग्स करी हैं उसमें से हमें क्या करना, अब असेस करना है। ए प्रायोरिटाइज प्रॉब्लम लिस्ट इज जनरेटेड विद इम्पेयरमेंट लिंक टू फंक्शनल लिमिटेशन। द फिजिकल थेरेपी डायग्नोस इज डिटरमाइंड यूजिंग द प्रेफर प्रैक्टिस पैटर्न। अब देखो प्रेफर प्रैक्टिस पैटर्न, तो PPP इसकी फुल फॉर्म, एक क्वेश्चन ये बन जाता है आपका PPP, ठीक है। तो प्रेफर प्रैक्टिस पैटर्न ये किस में किया जाता है, ये किया जाता है असेसमेंट में। अब मैनुअल जो मसल टेस्ट हैं शुड बी रिकॉर्डेड इन द MMT, ठीक है, क्या है MMT। MMT किस में आती है, अब आप ये सोचेंगे, अब मैं आपको एक क्वेश्चन बताती हूँ कि एक एग्जामिनर ने पूछा कि जो MMT है, मैनुअल मसल टेस्ट है, शुड बी रिकॉर्डेड इन द सेक्शन ऑफ ए सॉप नोट। तो जो ये MMT है ये कहाँ पे नोट की जाएगी, कौन सी फाइंडिंग्स में नोट की जाएगी। तो आप
अब ऑनलाइन तो है नहीं जो मैं ये बोल दूं कि आप कमेंट करके जल्दी से बताओ, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। तो वो जो MMT है वो किस में की जाएगी, ऑब्जेक्टिव फाइंडिंग में की जाएगी। पर हम MMT में अपनी जो लोकल हमारी लैंग्वेज हो चुकी है ना क्लिनिक में, यार असेसमेंट कर लेते हैं, है ना। ये सबके साथ, मेरे साथ भी होता है, आपके साथ भी होता होगा। यार MMT का कोई पेशेंट है, यार MMT असेस कर दो ना यार, ये बोलते होगे ना, नहीं ये रॉन्ग वर्ड्स हैं हमारे, ठीक है। वहाँ पे आप इनको चेंज करना शुरू करो, तभी आपका माइंड आपके एग्ज़ाम में साथ देगा। क्योंकि जैसे ही आप क्वेश्चन को रीड करोगे तुरंत ही आप ये कहोगे कि वो MMT तो असेसमेंट है। नहीं, MMT असेसमेंट नहीं है, MMT एक टेस्ट है, और टेस्ट किस में किया जाएगा, ऑब्जेक्टिव फाइंडिंग में। असेसमेंट का मतलब ये है कि जो सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव फाइंडिंग है, इसमें से पेशेंट की प्रॉब्लम को फाइंड करना, एनालाइज करना, ठीक है, डायग्नोज करना, ठीक है, क्या करना, डायग्नोज करना, पता लगाना कि इसको टेनिस एल्बो है या गोल्फर एल्बो है या नी पेन है या इसको सर्वाइकल है, स्पॉन्डिलोसिस है, लिसिस है, बहुत सारी बीमारियों के नाम हैं, डिजीज़ हैं, ठीक है। तो उनका डायग्नोस निकालना है, किस में से, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव में से। बस इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और 5th क्वेश्चन आपका बन जाता है प्रेफर प्रैक्टिस पैटर्न। PP की फुल फॉर्म भी बन जाती है प्रेफर प्रैक्टिस पैटर्न, और प्रेफर प्रैक्टिस पैटर्न किस फाइंडिंग में आती है, ये आ जाएगी आपकी। फिजिकल थेरेपी डायग्नोज इज डिटरमाइन यूजिंग द प्रेफर प्रैक्टिस पैटर्न इन असेसमेंट में। अब 4th कर लेते हैं प्लान P इंक्लूड एंटिसिपेटेड goals and expected outcome and outlines the plan intervention to be used. Information should be provided concerning the frequency, specific interventions, treatment progression, equipment required and how it will be used, education strategy. The plan also documents referral to other professional and recommendation फॉर फ्यूचर इंटरवेंशन और फॉलो अप केयर, ठीक है। तो प्लान में क्या होगा, प्लान में पेशेंट की पेन की इंटेंसिटी, डिजीज़ की इंटेंसिटी, इन्फॉर्मेशन की जो इंटेंसिटी है ना, फ्रीक्वेंसी है, इंटरवेंशन है, ट्रीटमेंट प्रोग्रेशन है, वो सारा का सारा प्लान में ही हम इंक्लूड करेंगे। वो क्यों किया जाता है, ये सोप फॉर्मेट क्यों दिया जाता है कि पेशेंट का जो रिकॉर्ड है, डिजीज़ रिकॉर्ड, वो अच्छे से फॉलोअप केयर के लिए यूज़ किया जाए, फ्यूचर इंटरवेंशन के लिए यूज़ किया जाए, और आसानी रहे कि कोई भी डॉक्टर आए और उसे देखे। अब जैसे कि पेशेंट आपके पास आता है, सारी असेसमेंट करवा के आता है, टेस्ट करवाता है, एक्सरे, MRI जो भी करवा के आ जाता है, तो हम क्या देख लेते हैं, पर्ची पे देखते ही देख लेते हैं इसको आर्थराइटिस है, तो हम डायरेक्टली क्या करते हैं, कोई थेरेपिस्ट अगर इंटरेस्टेड होता है तो वो देखो मैं भी असेसमेंट बोल रही, टेस्ट करवा के देख लेता है, फिजिकल टेस्ट जो कि ऑब्जेक्टिव फाइंडिंग्स में आते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि हॉस्पिटल्स में पर्ची आती है, देखते हैं इसमें डॉक्टर ने SWD लिखी है, ये लिखा है, वो लिखा है, और वो लगा के पेशेंट को भेज देते हैं, ठीक है। तो ये सब की अपनी अपनी प्रैक्टिस है, पर ऐसा नहीं होना चाहिए। अपने टेस्ट थेरेपिस्ट ज़रूर करें, चाहे वो फ्रेशर हैं या फिर एक्सपीरियंस हैं। देखो एक्सपीरियंस वाले तो अपने आप करते ही रहते हैं, पर फ्रेशर कैंडिडेट को, कोई भी पेशेंट आपके पास आता है, उसकी फ़ाइल को अच्छे से पढ़ो। उसकी फ़ाइल में बहुत कुछ छुपा होता है आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड। फिर उसकी डॉक्टर ने बोल दिया है कि टेस्ट करो, ट्रीटमेंट पेशेंट को पर्ची देके भेज दिया कि आपको ये थेरेपी देनी है, आपने कर दी, पर उस पे है ना अपने टेस्ट ज़रूर करके देखो। इससे आपका ही कॉन्फिडेंस लेवल, आपकी ही प्रैक्टिस इम्प्रूव होती है। जब आप हॉस्पिटल से कहीं बाहर अपना क्लिनिक ओपन करते हैं, अपना सेटअप लगाते हैं, तब आपको इन चीज़ों का सामना करना नहीं
पड़ेगा। तो ये आज का हमारा टॉपिक है, और इस टॉपिक के साथ साथ एक दो और टॉपिक हैं। क्लिनिकल डिसीजन मेकिंग एक्सपर्ट, ये आप भी साथ साथ एक बार रिवाइज ज़रूर कर लेना है इसको, ठीक है। कॉग्निटिव प्रोसेसिंग स्टाइल एक बार पढ़ लेना। पर जो ये टॉपिक है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और इसमें से अगर किसी भी कैंडिडेट को कुछ समझ ना आए तो आप मेरे को कभी भी कमेंट कर सकते हो, मैं आपको बता दूंगी, आपका आंसर ज़रूर दूंगी। कोई भी देखो अभी एग्ज़ाम कोई नहीं होने वाला है, इलेक्शन का टाइम है, हर स्टेट में लोकसभा इलेक्शन चले हुए हैं, और अपनी वोट को यूज़ ज़रूर करना है, डालने भी जाना है। पर इस दौरान कोई एग्ज़ाम नहीं होता, क्योंकि आचार संहिता लगने के बाद जो गवर्नमेंट वर्क होते हैं वो बंद हो जाते हैं। अब तो जब इलेक्शन जोन सी भी सरकार आएगी और वैकेंसी आएंगी तभी आपके एग्ज़ाम होंगे। हाँ, मेरे को एक बच्चे ने बोला था कि मैम मैं एम्स की तैयारी कर रहा हूँ एग्ज़ाम की, और आप मुझे नोट्स दे दीजिए। पर उसने ये नहीं बताया कि कौन से एम्स अभी एग्ज़ाम कंडक्ट करवा रहा है, कौन सा फॉर्म उसने भरा हुआ है। तो प्लीज़ अगर भरा हुआ है तो मेरे को बता दें। अब कर लेते हैं हम इसी टॉपिक के MCQ। चलिए, फर्स्ट MCQ है हमारा, ए थेरेपिस्ट आइडेंटिफाई several inconsistencies between a patient's subjective complaints and objective finding of an initial examination. A detailed discussion of the identified inconsistencies belong in the section of a SOAP note. तो जो इनिशियल एग्जामिनेशन है, सब्जेक्टिव कंप्लेन और ऑब्जेक्टिव फाइंडिंग ऑफ एन इनिशियल एग्जामिनेशन, ये किस में होगा? सब्जेक्टिव में होगा, ऑब्जेक्टिव में होगा, असेसमेंट में होगा, या फिर प्लान में होगा? तो ये आपको जल्दी से एक बार रीड करो क्वेश्चंस को। तो ये क्या होगा? देखो, एक थेरेपिस्ट आइडेंटिफाई करता है सेवरल इनकंसिस्टेंसीज बिटवीन ए पेशेंट, वो देखता है सब्जेक्टिव कंप्लेन भी और ऑब्जेक्टिव फाइंडिंग्स भी। तो वो किस में आएंगी? जब दोनों को हम चेक करते हैं तो क्या करते हैं? एनालाइज करते हैं, और वो एनालिसिस किस में आएगा? डायग्नोज। तो इसका आंसर है आपका असेसमेंट, ठीक है। सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव, S+O। सब्जेक्टिव कंप्लेन भी देख ली, ऑब्जेक्टिव फाइंडिंग्स भी देख ली, और इनको देखने के बाद क्या हुआ? हमारा असेसमेंट निकला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है, आफ्टर एग्जामिन, नहीं ये नहीं है, सॉरी। क्वेश्चन नंबर 88 है, ए थेरेपिस्ट अटेम्प्ट टू डू डॉक्यूमेंट ए पेशेंट्स इनएबिलिटी टू अचीव वीकली गोल्स विद द फॉलोइंग एंट्री। पेशेंट मे हैव परफॉर्म पुअरली ड्यूरिंग द लास्ट वीक सेकेंडरी टू रिसेंट इलनेस। एंट्री वुड बिलोंग इन द सेक्शन ऑफ सोप नोट, ठीक है। अब दोबारा फिर एक बार इसको रीड करते हैं, क्वेश्चंस को 2 बार रीड करो, अगर एक बार समझ ना आए तो दोबारा देखो। सबकी इंग्लिश अच्छी नहीं होती है, अगर जिसकी इंग्लिश, और ये अपनी वीकनेस नहीं माननी है, अगर वीक नहीं है तो उसको इम्प्रूव कर सकते हैं आप। जितना आप रीड करेंगे उसको इम्प्रूव करते ही रहेंगे और करते ही रहना है। ए थेरेपिस्ट अटेम्प्ट करता है टू डॉक्यूमेंट ए पेशेंट इनएबिलिटी टू अचीव वीकली गोल्स, ठीक है। वो वीकली एम अचीव नहीं कर पाता पेशेंट, विद द फॉलोइंग एंट्री। पेशेंट में है परफॉर्म पुअरली, और पेशेंट परफॉर्म करता है पुअरली ड्यूरिंग द लास्ट वीक सेकेंडरी। लास्ट वीक से जो उसकी परफॉर्मेंस है, एडीएल्स एक्टिविटीज़ जो हैं सारी, वो क्या है? पुअरली है। और रिसेंट वो क्या है? इलनेस है, उसको वो बीमार है। एंट्री वुड बिलोंग इन द सेक्शन हो, तो सोप नोट में आप कहाँ पे इसकी एंट्री करेंगे? जल्दी से एक बार रीड करें और फिर अपना आंसर निकालें।
तो इसका आंसर है आपका असेसमेंट। क्या है? असेसमेंट। अब इसका असेसमेंट आंसर कैसे आया? देखिए, पहले पेशेंट इनएबिलिटी टू अचीव वीकली गोल्स विद द फॉलोइंग एंट्री। पहले वीक में वो अपने जो उसको दिक्कतें थी वो एंट्री करवा चुका है। फिर पेशेंट में है परफॉर्म पुअरली ड्यूरिंग द लास्ट वीक, फिर भी वो क्या है, इलनेस है। तो फिर हम उसको क्या करेंगे, पेशेंट दोबारा आएगा तो दोबारा से फिर उसको क्या करेंगे, हम असेसमेंट करेंगे। क्योंकि टेस्ट वगैरह तो सारे जो फिजिकल और ऑब्जेक्टिव हैं वो तो ऑलरेडी उसके हो चुके हैं, पर वो जब दोबारा आया है तो दोबारा उसे क्या करना है, उसको डायग्नोज करके अच्छे से और मेडिसिन ऐड कर देनी है या थेरेपी कर देनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 91। ये एग्जामिनर का क्वेश्चन बड़ा फेवरेट है और एम्स CSR में एम्स जब इकट्ठा नहीं होता था, पहले एम्स जो होता था दिल्ली एम्स, उसमें भी कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है और अब की बार भी ये क्वेश्चन आया था। और मैंने अपने नोट्स में जहाँ पे मैंने एम्स के क्वेश्चन बना रखे हैं वहाँ पे मैंने ये टॉपिक डाला हुआ था। जो बच्चे इसको पढ़ के गए हैं वो ठीक करके आए होंगे ज़रूर। तो ये क्वेश्चन देख ले, द रिजल्ट ऑफ ए मैनुअल मसल टेस्ट शुड बी रिकॉर्डेड इन द सेक्शन ऑफ ए सॉप नोट। तो अब जो मैनुअल मसल टेस्ट है, दिस इज़ नॉट ए असेसमेंट, दिस इज़ टेस्ट। देखो ये टेस्ट है, ठीक है, MMT। तो ये किस में आएगी, MMT आएगी ऑब्जेक्टिव में, ठीक है। तो आपको बस ये टॉपिक इस तरीके से करना और इसके ये MCQs करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ए शॉर्ट टर्म गोल फॉर ए पेशेंट स्टेटस पोस्ट CVA इज़ टू परफॉर्म ए स्टैंड पाइवट ट्रांसफ़र फ्रॉम ए बेड टू ए व्हील चेयर। द गोल शुड बी रिकॉर्डेड इन द सेक्शन ऑफ ए सॉप नोट। तो अब आपको एक बार दोबारा फिर इस क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। एक शॉर्ट टर्म गोल फॉर ए पेशेंट स्टेटस पोस्ट CVA is to perform a stand pivot transfer from a bed to a बेड से क्या करना है, ट्रांसफ़र करना पेशेंट को, स्टैंड पाइवट ट्रांसफ़र फ्रॉम ए बेड टू व्हील चेयर। द गोल शुड बी रिकॉर्डेड इन द सेक्शन ऑफ ए सॉप नोट। तो आप इसको किस में नोट करेंगे, तो ये भी आप क्या करेंगे, एनालाइज करेंगे। तो इसका आंसर है असेसमेंट। नेक्स्ट है व्हेन राइटिंग डेली प्रोग्रेस नोट्स, ठीक है, व्हेन राइटिंग डेली प्रोग्रेस नोट्स यूजिंग द सॉप फॉर्मेट ए थेरेपिस्ट रिकॉर्ड्स हर प्रोफेशनल जजमेंट इन ब्लैंक सेक्शन, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, जो थेरेपिस्ट है वो रिकॉर्ड करेगा हर प्रोफेशनल जजमेंट, इन कौन से सेक्शन से करेगा, जल्दी से बताओ। अब यहाँ पे आप सब ये सोचेंगे कि हम टेस्ट करेंगे, MMT करेंगे या और भी, क्योंकि डॉक्टर भी तो MMT करते हैं, क्या हम थोड़ी ना। अब यहाँ पे आप इस क्वेश्चन में अगर आपको PPP याद है ना, प्रोफेशनल प्रेफर प्रोफेशनल पैटर्न, ठीक है। तो इससे आप ये इस क्वेश्चन का आंसर निकाल पाएंगे। तो इसका आएगा आप PPP किस में है, वो है असेसमेंट में, सॉरी ये इसमें, ठीक है। आप करते हैं नेक्स्ट 101 क्वेश्चन है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है 101। बीच में बच्चे उठ जाते हैं तो क्या करें, उनको लेना भी पड़ता है। ए फिजिकल थेरेपी प्रॉब्लम लिस्ट इज ऑफन डेवलप्ड following an initial examination. The problem list can be a useful tool for therapists to develop an effective and organized treatment plan. The physical therapy problem list should be recorded in the section of a SOAP note में। अब दोबारा फिर रीड करते हैं। जब आप ना पढ़ाई करें, ऐसा नहीं है कि आप इसका आंसर देख के आप इसका आंसर दे देंगे, नहीं। आपको जब तक ये समझ में नहीं आता है, क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा, तब तक आप उसका आंसर नहीं देंगे। तो देख लेते हैं। ए फिजिकल थेरेपी प्रॉब्लम लिस्ट is often developed following an initial examination. The problem list can be a useful tool for, देखो, useful tool for therapist to develop an effective and organized treatment plan. The physical therapy problem list should be recorded. तो ये किस में नोट करेंगे? तो जो ये टूल्स हैं, ये किस में करेगा थेरेपिस्ट यूज़? यूजफुल प्रॉब्लम लिस्ट कैन बी यूजफुल टूल फॉर थेरेपिस्ट टू डेवलप एन इफेक्टिव एंड ऑर्गेनाइज्ड ट्रीटमेंट प्लान। पीपीपी, ये भी पीपी में आएगा। प्रोफेशनल, ठीक है। तो ये पीपी में प्रोफेशनल पैटर्न, प्रेफर पैटर्न ट्रीटमेंट प्लान। तो ये भी किस में आएगा? आपका असेसमेंट में। देखिए, इसमें गिवन है प्रोफेशनल जजमेंट अबाउट द सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव फाइंडिंग। ए प्रायोरिटाइज प्रॉब्लम लिस्ट इज जनरेटेड विद इम्पेयरमेंट लिंक टू functional limitation. The physical therapist diagnosis is determined using the preferred practice pattern. ठीक है। तो जो इन्होंने टूल्स यूज़ किए हैं एक अच्छा ट्रीटमेंट प्लान करने के लिए, इसमें भी क्या आएगा? आंसर आएगा आपका असेसमेंट इस क्वेश्चन में। तो देखो, इस एक पीपी से ही कितने सारे क्वेश्चंस किस तरीके से बन गए, इसलिए हम कंफ्यूज होते हैं। ऑब्जेक्टिव फाइंडिंग में आप ये देख लेना, देखो इन्होंने टेस्ट दिए हुए हैं सारे, इस तरीके से आपको लर्न करना है। और मैंने ये आपको